डेथ नोट अध्याय 8 खंड 2। अध्याय सड़क किनारे हुई एक दुर्घटना से शुरू होता है। बस ड्राइवर मदद के लिए बुला रहा है, जबकि राय पेम्बर सतर्कता से बाहर निकलता है। लाइट रुकी हुई बस से शांत होकर बाहर आता है। राय उसके पास आता है और धीमी आवाज में बताता है कि वो एक बहुत ही गुप्त मिशन पर जापान में है और जापानी पुलिस भी इसमें शामिल है, जिसमें लाइट के पिता भी हैं। लाइट समझ जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उनसे मिलने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद राय पुलिस के आने से पहले ही जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो घटनास्थल पर पहचाना नहीं जाना चाहता। लाइट उसे जाते हुए देखता है और अपने विचारों को छिपा कर रखता है। सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार हुआ है। वो नहीं चाहता कि पुलिस को पता चले कि वो एक FBI एजेंट के संपर्क में था। अगर उसके पिता को पता चलता तो एल को भी जल्द ही खबर मिल जाती। राय को साफ तौर पर लाइट पर कोई संदेह नहीं है और अधिकारी इस घटना को एक साधारण दुर्घटना मानेंगे। बस स्पेसलैंड की ओर अपना रास्ता फिर से शुरू करती है। कोई जोर देकर कहता है कि पुलिस के सवालों से निपटने के बजाय उन्हें अपनी योजना के अनुसार दिन जारी रखना चाहिए। रयुक ये सुनकर हंसता है कि लोग संकट में अप्रत्याशित रूप से कितने सख्त हो सकते हैं, और लाइट एक सूखी मुस्कान के साथ जवाब देता है। दृष्टिकोण बदलता है। राय अपनी इमारत में प्रवेश करता है, अपना एक्सेस कार्ड स्वाइप करता है और अंदर कदम रखता है, जहां एक महिला उसका इंतजार कर रही है। वो उसे धीरे से ग्रीट करती है। वो जानबूझकर शांति से अपना ब्लेजर उतारता है और थकान से भारी होकर सोफे पर बैठ जाता है। वो उसका अध्ययन करती है और पूछती है कि क्या कुछ हुआ। वो उसे बताता है कि वो एक बस अपहरण में फंस गया था, जिसे एक ऐसे आदमी ने अंजाम दिया था जिसने कुछ दिन पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी। वो पुष्टि करता है कि जब ये घटना हुई तब वो उस बस में था। अपहर्ता आखिरकार कूद गया और एक कार से टकरा गया। राय का मानना है कि वो आदमी मर गया, लेकिन वो घटनास्थल पर नहीं रुका क्योंकि वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। वो हिचकिचाती है, फिर पूछती है कि क्या ये वास्तव में एक संयोग था कि राय वहां था। उसे लगता है कि वह एक संभावित संदिग्ध का पीछा कर रहा था और एक अपराधी उसके ठीक सामने मर गया। राय एक सीमा बनाता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो एक उत्कृष्ट FBI एजेंट थी, लेकिन वो यहाँ उसकी मंगेतर के रूप में है और कुछ नहीं। वो अब ब्यूरो के साथ नहीं है। उसने वादा किया था कि वो इसमें शामिल नहीं होगी या ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे वो खतरे में पड़ जाए। ये शर्तें थी। वे इसलिए आए थे ताकि वे उसके माता पिता से मिल सके। वो पीछे हट जाती है, इसे आदत का एक परिणाम कहती है और माफी मांगती है। वो नरम पड़ जाता है और उसे कहता है कि इसे बहुत मुश्किल से न ले। एक बार जब उनका परिवार होगा तो वो इतनी व्यस्त हो जाएगी कि वो भूल जाएगी कि वो कभी एक एजेंट थी। वो उसे अपनी तेज दिमाग का उपयोग अभी किसी और चीज के लिए करने के लिए कहता है, जैसे ये पता लगाना कि वो अपने भविष्य के ससुराल वालों पर एक अच्छा प्रभाव कैसे डाल सकता है। उनका तनाव एक छोटी सी हंसी में बदल जाता है। फ्रेम लाइट के घर पर चला जाता है। लाइट एजेंट के बारे में रयुक से बात करता है। अब जब वो एजेंट का नाम जानता है, तब भी वो इसे लिखने से पहले लगभग एक हफ्ते इंतजार करने का इरादा रखता है। उससे मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करना मूर्खतापूर्ण होगा। एजेंट को दूसरों की जांच करने और दूरी बनाने देना बेहतर है। लाइट केवल तभी नाम लिखने की योजना बनाता है जब उसने जापान में काम कर रहे सभी FBI एजेंटों के नामों और चेहरों की सूची देख ली हो। इस बीच वो हिरासत में लिए गए एक अन्य अपराधी का उपयोग करके एल की भी जांच करेगा। ये परीक्षण करेगा कि एल कैसे प्रतिक्रिया करता है। दृश्य एल के निवास पर बदल जाता है। वतारी उसे सूचित करता है कि एक और पीड़ित ने सुसाइड नोट जैसा कुछ छोड़ा है। एल स्कैन करने के लिए कहता है। संदेश में मृत्यु के देवताओं का उल्लेख है। एल इस संभावना पर विचार करता है कि किरा ये सुझाव देने की कोशिश कर रहा है कि शिनिगामी मौजूद है। वो वतारी को निर्देश देता है कि वो पुलिस को
सभी जेलों पर कड़ी नजर रखने के लिए सतर्क करे। इस तरह के और नोटों की उम्मीद करते हुए एक हफ्ते से समय आगे बढ़ता है। रिपोर्टें सामने आती हैं। कई प्रांतों में FBI एजेंटों की मौत हो गई है, सभी दिल के दौरे से। गिनती और स्थान सटीक है। रैंकों में सदमा फैल जाता है। शवों पर मिले नोटपैड से पता चलता है कि वे राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी की जांच कर रहे थे। FBI से तुरंत संपर्क करने के आदेश दिए जाते हैं। वतारी एक संपर्क स्थापित करता है। FBI निदेशक एल को सूचित करते हैं कि जापान में 8 एजेंटों के मरने की पुष्टि हो गई है और वो बाकी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। निदेशक का मानना है कि किरा ने उन्हें मार डाला। एल पूछता है कि क्या किसी के पास सभी 12 एजेंटों के चेहरे और नाम थे। निदेशक कहते हैं कि कल तक केवल उनके पास थे। एजेंटों के नामों और तस्वीरों के लिए एक अनुरोध आया था ताकि वे समन्वय कर सकें। उन्होंने पूरी फाइल ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेज दी थी। ये सच्चाई सामने आती है। किरा निश्चित रूप से एजेंटों में से एक के संपर्क में रहा होगा और उसने किसी तरह वो फाइल देख ली होगी। निदेशक बताते हैं कि कई एजेंटों ने एक ही जानकारी मांगी थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि ये एक समन्वित निर्णय था। उन्होंने फाइल सीधे पहले 4 को भेजी और उनसे कहा कि वे इसे दूसरों को भेज दें। अंत में सभी एजेंटों के पास फाइल थी। एल का तर्क है कि अगर किरा मौत से पहले की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है तो उसने साझा करने की श्रृंखला को पूरा करने के लिए मजबूर किया होगा और फिर उन्हें मार डाला होगा। इसके बाद निदेशक एक अंतिम प्रहार करते हैं। FBI जापान में अपनी जांच समाप्त कर देगी। वो नोट करते हैं कि किरा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई अपराधियों को मार डाला है, लेकिन जब से एल ने किरा के स्थान को टोक्यो के आसपास के कांटो क्षेत्र तक सीमित कर दिया है, मौतें जापान में केंद्रित हो गई हैं। जापानी पीड़ित अपराधी हैं, लेकिन FBI ने अच्छे एजेंट खो दिए हैं, परिवार वाले लोग। निदेशक को राजनीतिक नतीजों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जीवन का डर है क्योंकि वह एक सार्वजनिक व्यक्ति है। ब्यूरो पीछे हट रहा है। जापानी NPA के जासूसी अधीक्षक यागामी का FBI निदेशक को एक कॉल आता है। निदेशक बताते हैं कि FBI एल के अनुरोध पर जापान में थी। टास्क फोर्स आक्रोश और खौफ के साथ प्रतिक्रिया करती है। एल पर विश्वास खत्म हो जाता है। वे स्वीकार करते हैं कि अगर किरा ने FBI एजेंटों को मार डाला तो वो किसी को भी खत्म कर देगा जो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि हर जांचकर्ता एक निशाना है। कमरे में डर फैल जाता है। एक अधिकारी सोचता है कि शायद उन्हें जेल में बंद अपराधियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय FBI एजेंटों का और करीब से पालन करना चाहिए था। अगले दिन एक और पीड़ित एक नोट छोड़ता है। वतारी इसे एल के लिए स्कैन करता है। ये कभी नहीं जाने गए प्यार की बात करता है और इसमें सेब का एक अजीब संदर्भ है जो निराशा में समाप्त होता है। एल किरा पर गुस्सा करता है, कहीं और लाइट रयुग के साथ स्थिति पर चर्चा करता है। FBI एजेंटों को मारकर उसने एक साहसी कदम उठाया है। उसे लगभग यकीन है कि एल ये अनुमान लगाएगा कि किरा ने कम से कम एक एजेंट से संपर्क किया है और लाइट को विश्वास है कि साहसी कदम ऐसे सुराग छोड़ते हैं जिनका एल पीछा करेगा। फिर भी FBI अब गुस्से में है और रिप्लेसमेंट्स भेजने में हिचकिचाएगी। एल के पास मोहरे कम हो रहे हैं और उसे जल्द ही सीधे कार्रवाई करनी होगी। अंत में ये खबर राय के सबसे करीबी महिला तक पहुंचती है। उसे पता चलता है कि राय मर चुका है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, उसे किरा ने मार डाला।